हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पूरा लेक्चर। आज हम यहाँ डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ से जो भी आपके कंसेप्ट हैं क्लियर होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और कुछ क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम बताएंगे। बने रहिए मेरे साथ। शुरुआत हम लोग करेंगे फोर्स से, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा कि फोर्स किस तरह से डिफाइन हुआ। तो इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे न्यूटन्स के कुछ लॉ हैं, उनके बारे में। तो शुरुआत हम यहाँ से बिल्कुल रिवीजन एक तरीके से हम कर रहे हैं। यहाँ पर रिवीजन के तौर पे हम इसको कवर करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि डिटेल लेक्चर जैसे कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवीजन हम कम समय में पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के बच्चों 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ को हम पढ़ते हैं इनर्शिया लॉ। क्या पढ़ते हैं? इनर्शिया लॉ। अब ये क्या बता रहा है? इनर्शिया लॉ क्या बता रहा है? अगर बच्चों मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अगर हमने कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ये अगर मान के चलो मोशन में इधर है तो इधर डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुक जाएगा, और रुका हुआ ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ से इनर्शिया किस तरह से डिफाइन होगा? इनर्शिया जो बच्चों है वो रजिस्ट करेगा किसको? ये हमेशा रजिस्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी है। रजिस्ट करेगा किसको? स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या करेगा? हमेशा रजिस्ट करेगा। कहते पोजीशन को चेंज होने से बचाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में बना रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में बना रहेगा, ड्यू टू इनर्शिया। अब ये इनर्शिया जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। इनर्शिया ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जो भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इनर्शिया की टाइप होती हैं कुछ। कौन कौन से टाइप हैं? आप लोगों ने देखा होगा, इसको रियल लाइफ से जोड़ के चलें। पहला हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा जो बच्चों टाइप बनेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये किस तरह से हम रियल लाइफ से जोड़ें? तो आप लोगों ने बस में यात्रा तो करी होगी। जब भी ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है तो सारे पैसेंजर क्या होते हैं? मूव हो जाते हैं किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। तो किसी गाड़ी के अंदर मान के चलो यात्री बैठे हुए हैं तो क्या होगा? जो भी इसके अंदर यात्री बैठे हुए हैं, अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दी तो सारे यात्री क्या हो जाएंगे? मूव हो जाएंगे आगे की तरफ। क्या वो हमेशा आगे की तरफ झुके रहते हैं? नहीं। थोड़े समय के बाद वो अपनी वही पोजीशन में आ जाते हैं ड्यू ऑफ इनर्शिया। क्या तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये क्या बता रहा है? इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो या गाड़ी है, बस है, अचानक से चलना स्टार्ट हो जाए तो सारे यात्री किधर हो जाएंगे? पीछे की तरफ। क्या वो हमेशा पीछे की तरफ झुके रहेंगे? नहीं। थोड़े समय के बाद वो उसी स्टेट में आ जाएंगे। डायरेक्शंस की बात करें तो जब भी कोई हमारा कर्व रोड होता है, कर्व सरफेस, तो यहाँ पर जब भी वो बस मान के चलो जा रही है तो क्या होता है? सारे यात्री झुक जाते हैं और ये गाड़ी क्या होती है? थोड़ा
इधर डायरेक्शन में मुड़ जाती है। क्यों? थोड़े समय के बाद क्या है कि इधर बनी रहती नहीं, वो अपनी वही पोजीशन में आ जाती है, उसी लाइन में फिर से आ जाएगी। और जिसके अंदर यात्री बैठे होंगे वो क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, कहीं तो बेंड हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमारी इनर्शिया की टाइप है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बच्चों हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना बहुत जरूरी है। मोमेंटम, अभी बच्चों मोमेंटम क्या है? कोई ऑब्जेक्ट हमारा कितना मोशन में है, क्या तो मोमेंटम हमेशा मेजर करेगा अमाउंट ऑफ मोशन को, अमाउंट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा ज़्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम किस तरह डिफाइन होता है? किताबों में लिखा होता है कि जो मोमेंटम होगा उसको हम डिनोट करेंगे पी से। पी बराबर हमेशा होगा एम इंटू में वी। यहाँ पर जो पी है बच्चों उसको हम पढ़ेंगे मोमेंटम, जो एम है उसको हम पढ़ेंगे मास, और वी है उसको हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक, अगर हम यूनिट की बात कर लें, यूनिट, तो यहाँ से जो एसआई यूनिट बनेगी मोमेंटम की वो बनेगी क्या? मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में और वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये इसकी यूनिट बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद बात आती है इम्पल्स की। इम्पल्स, अच्छा एक बात और बच्चों, अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। अब बच्चों अगर बात कर ले इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स की, इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स, ये बच्चों किस तरह से डिफाइन होता है? आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट बॉल, तो मान के चलो अचानक से क्या है, ये हमारा बैट दे रखा है, बैट, अगर मान के चलो इधर से कोई क्रिकेट बॉल आ रही है, आने के बाद वेलोसिटी दे रखी कितनी, यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से आई, इसमें थोड़े समय के लिए हिट हुई, हिट होने के बाद क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी बी वेलोसिटी से, वो जाने लगी टकराने के बाद। ठीक, तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है चेंज इन, या ये कहें कि वेलोसिटी में चेंज, या फिर ये कहें तो ऐसा फोर्स, या फिर ये कि थोड़े समय में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, क्या तो लार्ज चेंज इन मोमेंटम, लार्ज चेंज इन मोमेंटम फॉर स्मॉल टाइम, मतलब बहुत कम समय में मोमेंटम में चेंज दिखाई पड़े। अब मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से होगा? ऑब्जेक्ट के मास की वजह से तो होगा नहीं, किसकी वजह से होगा? वेलोसिटी की वजह से। तो यहाँ से इम्पल्स फोर्स आई से डिनोट करेंगे, या तो जे से डिनोट करेंगे, बराबर होगा एफ इंटू में टी। आई से डिनोट करें या तो जे से डिनोट करें। अब एफ को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या? मास इंटू में एक्सेलरेशन, नहीं पढ़े वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आई बराबर बन जाएगा क्या? एम इंटू ए इंटू में टी। ए को बच्चों आप लोग पढ़ते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से आई बराबर बन जाएगा क्या? एम वी माइनस यू और अपॉन में टी, अब इंटू में कर दो टी, टी से टी खत्म हो जाएगा, तो आई बराबर बनेगा एम वी माइनस एम यू। शुरुआत में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी? यू, और बाद में वेलोसिटी क्या बनी? वी। तो यहाँ से मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, यहाँ पर शुरुआत में वेलोसिटी यू, बाद में वेलोसिटी क्या बन गई? आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी बन गई वी। तो यहाँ से मास एम था, यहाँ भी मास एम। यहाँ से जो बच्चों मोमेंटम बनेगा, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ से पी आई बराबर बनेगा एम यू। यहाँ से बच्चों जो फाइनल मोमेंटम बनेगा वो बनेगा एम वी। अगर हम मान कर चलो चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल बनेगा?
चेंज इन मोमेंटम वो बनेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम था कितना एम बी, इनिशियल मोमेंटम था एम यू, तो यहाँ से बन जाएगा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ये बनेगा। अच्छा, इम्पल्स की वैल्यू क्या आई थी, आई बराबर, क्या यही वैल्यू आई थी? तो क्या जो हमारा इम्पल्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, आई बराबर डेल्टा पी? हाँ बिल्कुल होगा। तो जो भी इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बच्चों बात करते हैं हम सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड्स लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये कि जो भी हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कहे तो ऑब्जेक्ट हमारा कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में बना रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट कोई मोशन में तो मोशन में बना रहेगा। कब तक? जब तक कोई हम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम किस तरह से डिफाइन करें। तो यहाँ से जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो फोर्स को डिफाइन करता है। किसको? फोर्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करेगा? इनर्शिया को। तो यहाँ से जो भी फोर्स होगा, फोर्स वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। कहते तो चेंज इन मोमेंटम और अपॉन में क्या कर देंगे? टाइम। क्लियर? तो जो भी फोर्स बनेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ से डिनोट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी और अपॉन में कर देंगे टी। एफ जो बनेगा, सॉरी पी जो बनेगा, यहाँ से एफ लिखना पड़ेगा, पी नहीं। एफ जो होगा वो डायरेक्टली होगा किसकी? एम वी माइनस एम यू और अपॉन में टी। एफ डायरेक्टली क्या बन जाएगा? एम ले लो कॉमन, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ से बच्चों एफ की वैल्यू क्या बनेगी? एफ जो बनेगा वो बन जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा कोई के, तो यहाँ से एम वी माइनस यू और अपॉन में टी। तो यहाँ से एफ बराबर बनेगा क्या? के एम ए, क्योंकि ए की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ए बराबर होता है वी माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या मिलेगा? एम इंटू ए। यहाँ से जो के है वो एक्सपेरिमेंटल कितना देखा गया? 1। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। अब बच्चों को बात आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ से बच्चों फोर्स की अगर यूनिट हम निकालें तो निकाल सकते हो आसानी से। एफ बराबर क्या लिखा हुआ? एम ए। तो यहाँ से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम पढ़ेंगे क्या? न्यूटन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन। न्यूटन जो यूनिट है वो किस में है? एसआई में। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किस में है? एमकेएस में। क्लियर? सीजीएस में यूनिट जो बनती है वो बनती है डाइन। सीजीएस में क्या बनेगी? डाइन। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 10⁵ डाइन। क्लियर? ध्यान रखना ये। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात बच्चों करते हैं। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये बता रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मान लो चलो कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये जाके जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, तो इसको माना हमने 2, इसको माना 1, तो जितना फोर्स इसके ऊपर लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उतना ही फोर्स क्या करेगा? ये इसके ऊपर लगा देगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब लगाएगा फोर्स, जैसे मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है,
तो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा mg, इतना ही रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो एवरी रिएक्शन कहाँ हो रहा है, नीचे, रिएक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो जब भी चलती हो रोड पर तो क्या होता है, मान के चलो गंदगी वगैरह फैली हुई है, तो हम एक्शन कहाँ करते हैं, आगे की तरफ, रिएक्शन कहाँ होता है, पीछे की तरफ। तो कीचड़ वगैरह क्या होता है, छिटक जाता है। तो एक्शन आगे, रिएक्शन पीछे। तो जितना दीवार पर तुम फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स दीवार तुम्हारे ऊपर लगाएगी। तो ये तुम लगा रहे हो फोर्स, वो बनेगा एक्शन, जो तुम्हारे ऊपर लग रहा है फोर्स वो बनेगा रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड बनेगा F12 वो बराबर होगा किसके, F21 के। लेकिन अगर भाई हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ से F12 जो बनेगा वो नेगेटिव ऑफ F21 की होगा। ठीक, तो ये बन जाएगा। अब बच्चों बात आती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों कि कोई हम अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। टोटल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कहे तो कभी चेंज नहीं होगा। किस तरह से, मान के चलो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, इसका मास m1, दूसरा ऑब्जेक्ट ये जिसका मास m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u2। क्या करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कब, लेकिन एक कंडीशन, u1 इज ग्रेटर देन u2। दोनों हमारे कोलाइड कर गए, इक्वेशन क्या है, कोलिजन का। कोलिजन के बाद क्या होगा, ये मान के चलो v वेलोसिटी से वापस आ गया, फाइनल वेलोसिटी v1। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनी, v2। इसने कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इसने कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, इसने कुछ इसके ऊपर लगाया होगा। अब यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, मोमेंटम क्या बता रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब जाके टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। किस तरह होगा, अगर हम निकालें टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ठीक, क्या तो इनिशियल मोमेंटम पी आई बराबर बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2। भाई अगर मान के चले टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम तो क्या बनेगा, पी एफ बराबर कोलिजन के बाद क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये बनेगा हमारा फाइनल मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बता रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो भी हमारा मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, कहते तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम की, कहते तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बराबर क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन। कहें तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान के चलो फोर्स निकालें किसके ऊपर, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। कहते तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल चुके हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बनेगा, जो भी फोर्स हमारा पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा
वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ F21। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलो क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे M1 इंटू में A1 बराबर हो जाएगा M2 इंटू में A2। ठीक, M1 A1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, B1 माइनस U1 अपॉन में T बराबर M2, A2 की वैल्यू क्या रखोगे, B2 माइनस U2 और अपॉन में T से T कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से बनेगा M1 B1 माइनस M1 U1 बराबर M2 B2 माइनस M2 U2। इसको इधर ले आए तो बनेगा M1 B1, इसको इधर ले आए तो बनेगा M2 B2 बराबर माइनस M2 U2। ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस M1 U1। ठीक, या हम इस तरह से देख लें, M2 वाली सारी वैल्यू इधर ले आओ, या फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लो। ठीक है, रीअरेंज जब करेंगे तो यहाँ से अच्छा ये माइनस का होगा, माइनस का। ठीक, तो यहाँ से बनेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। जब इसको तुम इधर लेके आओगे M1 B1 तो यहाँ से हो जाएगा क्या, प्लस। जब इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर किसके होगा, M1 B1 प्लस M2 V2। तो इसको हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये बनेगा और फाइनल मोमेंटम ये। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कुछ हमारे सवाल बनते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, जैसे बंदूक वाला है रिकॉइल वेलोसिटी वाला। ठीक, तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो हम मानते हैं 0, क्योंकि बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों कहाँ रहेंगे, रेस्ट में। तो इनिशियल मोमेंटम क्या बनता है, 0। तो यहाँ से जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हम पढ़ेंगे M1 B1 प्लस M2 B2। ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा M1 B1 प्लस M2 V2 बराबर 0। रिकॉइल वेलोसिटी हमने मान ली V2 है, तो यहाँ से बनेगा माइनस M1 B1 अपॉन में M2। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। जैसे मान लो कोई गन है, ठीक, कोई गन है, इससे हम फायर कर रहे हैं, तो बुलेट जा रही, मान के चलो इधर जा रही है। ठीक, अब बुलेट की वेलोसिटी मान ली V1, रिकॉइल वेलोसिटी इधर काम करेगी V2, इसका मास हमने मान लिया M2, इसका मास कितना है M1। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी पीछे की तरफ वो क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। और हमारे सवाल किस तरह से बनेंगे, जैसे मान के चलो कोई ट्रॉली है, ट्रॉली पर क्या कर रहा है, कोई लड़की आई, इस पर उछाल मार गई। तो यहाँ पर पहले कुछ मान के चलो दे रखा है, इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट में थी, जब उछाल मारी तो क्या होगा, दोनों का मास जुड़ जाएगा। तो इसका मास मान लो M1, इसका मास मान लो M2। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान के चलो कितनी है U1, इसकी क्या है 0। तो जब उछाल मार के इस पर आ जाएगी तो लड़की ट्रॉली के ऊपर आ गई, तो जब लड़की ट्रॉली के ऊपर आएगी तो क्या होगा, दोनों का मास जुड़ जाएगा M1 प्लस M2। अब ये दोनों क्या होंगे, कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे। तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू में B। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि कॉमन वेलोसिटी फाइंड करो। यहाँ से अगर ये 0 था तो इसको 0 बना दो, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या बनेगी, M1 B1 अपॉन में M1 प्लस M2, बस। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएं,
कॉलिजन की बात कॉमन वेलोसिटी से जाए, तब जाके ये एक इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारा कुछ रिवीजन था फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।